कांग्रेस ने मामला पकड़ लिया, जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो तुरंत माफी मांग ली, अरे गलती से हो गया, हमारा इंटेंशन खराब नहीं था। और फिर हमने, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने जवाब मांग लिया है। अब आप बताइए, इतने दिनों में जो ये काम कर चुके होंगे, पता नहीं उन्होंने किस मैलिफाइड इंटेंशन से किसका नाम काटा होगा, किसका जोड़ा होगा। और बीजेपी के नेताओं को आप जोड़ कैसे सकते हैं बीएलओ के साथ, यह बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर एक तरफ इतनी जल्दबाजी और दूसरी तरफ ये जो बीजेपी के नेताओं की एंट्री, इन दोनों मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बीएलओ के परिजनों का दर्द, क्या कह रहे हैं वो। दरअसल आपको बता दें, गोंडा में तो एक बीएलओ इस कदर परेशान हो गए थे उत्तर प्रदेश के गोंडा में कि उन्होंने सुसाइड किया और उससे पहले लेटर लिखकर गए बाकायदा कि मेरे ऊपर तमाम अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी जिन बीएलओ की मौत हुई है उनके परिजन क्या कह रहे हैं, जरा ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं। सर प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे सर? एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना है, सबमिट करना है, ये सब कर रहे थे। कैसे अचानक कैसे तबीयत बिगड़ी? सर बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया, दर्द उठ गया। किसी का फ़ोन आया था तब? किसी का फ़ोन आया था, लेकिन उसके आधे घंटे बाद उनका ऐसा तबीयत बिगड़ा है फ़ोन आने के बाद। कल से आज तक कोई अधिकारी आया? नहीं आया। क्यों खाया? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल और सबका यही दबाव था। अब कोई आ रहा है आपको दवा कराने? तो गोंडा में ये जो आपको बेड पर बीएलओ में दिख रहे थे, इनकी मौत हो चुकी है। ये अपने मरने से पहले बयान देकर गए कि एसडीएम और बाकी अधिकारी मुझ पर दबाव बना रहे थे। ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, छिपाने का कोई मतलब नहीं। अब इस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस में भी सियासत हो रही होगी, सियासत भी हो रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, बीएलओ को लेकर जो 65,000 से अधिक बीएलओ की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगी है और निर्वाचन का एक जो काम चल रहा है एसआईआर का, इसमें कहीं ना कहीं जो है तनाव बहुत है और कर्मचारी को एक टारगेट दे दिया गया है, एक समय सीमा का टारगेट दे दिया गया है। उस वजह से कर्मचारी तनाव में आ रहे हैं और सबसे बड़े जो तनाव का कारण उत्पन्न हुआ है वो था ऐप पर एंट्री करना। ऐप चल नहीं रहा था, रात में कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक उसमें कर्मचारी ड्यूटी निभा रहे थे। उस कारण कई कर्मचारियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, कहीं कोई ट्रेन से टकरा के मर गया या किसी ने सुसाइड कर लिया है। इसको लेकर मेरा माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली से निवेदन है कि कर्मचारियों को जो बोझ दिया गया है, एकदम टारगेट दे दिया गया है, उसको टारगेट ना दिया जाए, इनको थोड़ा समय सीमा बढ़ाई जाए और ऐप जो दिए गए हैं उसको इतने सही दिए जाएं कि वो सही काम करें, तो कर्मचारी को काम करने में कोई मनाही नहीं है। जो बीएलओ हैं, जिस परिस्थिति में अभी जिले में काम कर रहे हैं, वो काफ़ी दबाव में है, मानसिक रूप से काफ़ी दबाव में है। हम चाहते हैं कि चूंकि काम महत्वपूर्ण है, काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ी सी प्रशासन इसमें शिथिलता बरसे, क्योंकि जब फील्ड में बीएलओ जा रहा है तो जो प्रोफार्मा है उसको भरने में उसको काफ़ी वक्त लग रहा है, लेकिन कम समय में इतना टारगेट पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण वो परेशानी का अनुभव करता है। आपने बना के रखा है, समय कम दिया है, कोई तैयारियां नहीं है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब दतिया से खबर आती है कि भाजपा के कार्यकर्ता बीएलओ के फार्म लिए और बीएलओ का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये जल्दबाजी दिखाती है कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ियां करने का मौका चाहिए और उस मौके का फायदा आप उठाना चाहते हैं। अगर सही मायने में एसआईआर हो रहा है तो उसकी जमीनी स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की, इसीलिए बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। सूचियों में सुधार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है।
सभी बीएलओ निर्वाचन आयोग के अधीन और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा सभी बीएलओ की सुरक्षा, स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। उसके बाद भी कहीं बीएलओ अगर अस्वस्थ होते हैं तो सरकार उनके लिए पूरी तरह चिंतित है। ऐसे में सरकार के ऊपर किसी भी तरह का ठीकरा फोड़ने वालों को इस प्रक्रिया में भागीदारी करना चाहिए ताकि बीएलओ जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सकें और एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से सफल हो सके। अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर सकें। जल्दी किस बात की है, बड़ा सवाल है। और इसी जल्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीएलओ का सहायक बनाने वाले दतिया के कलेक्टर साहब गलती मानने के बाद अब कैसे सफाई दे रहे हैं, जरा ये सुनिए। का कार्य चल रहा है, उसमें नगरीय क्षेत्र में एसआईआर का कार्य काफी तेजी से नहीं हो रहा है, जिसका कारण ये है कि लोग बाहर से बसे हुए हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए एसडीएम साहब को कुछ लोगों की जरूरत थी, जिसने उन्होंने सभी को आदेश दिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को, कि शासकीय कर्मचारियों की सूची दे जो हम लगा सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर हो, कोऑपरेटिव हो या बाकी सभी इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के बाकी सभी अधिकारियों को सूची देने के लिए कहा गया। ये बयान पूरा नहीं आ पाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जवाब मांग लिया है और ये केवल जो सूची देने को कहा गया तो उन्होंने सूची गलत भेज दी, ये वो कह रहे थे। माफी चाहेंगे इसके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। सवाल क्या है आपको दिखाते हैं। सवाल हमारा आज का ये रहा टेलीविजन स्क्रीन पर। वोट शुद्धिकरण बना जानलेवा। एमपी में 6 बीएलओ का ड्यूटी के दौरान निधन हुआ। दतिया में बीजेपी नेताओं को बना डाला बीएलओ का सहायक। कांग्रेस बोली चुनाव आयोग नहीं भरोसे के लायक। 1 महीने में एसआईआर पूरा करने की क्या जल्दबाजी, चुनाव में तीलसार फिर भी क्यों है मारामारी। एमपी में एसआईआर हुआ जानलेवा। 6 बीएलओ की मौत। बीजेपी नेताओं की एंट्री का कौन जवाब देगा। आखिर इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना कि जो काम आप निष्पक्षता लाने के लिए कर रहे हैं उसी में निष्पक्षता नहीं दिख रही है, उसमें बीजेपी के लोग बैठाए जा रहे हैं। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 3 खास मेहमान, 2 मेहमान खास जुड़ गए हमारे साथ। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, बीजेपी से, बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। यशपाल जी के पास आऊं उससे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास आता हूं। 2 सवाल आज हमने खड़े किए हैं जो हमें लग रहा है कि पूछे जाने चाहिए, क्योंकि बीएलओ की एक के बाद एक होती मौत। इतनी जल्दबाजी क्या है कि 1 महीने में ही कर देना है। और दूसरा, दतिया का जो मामला है जिसमें बीजेपी के नेताओं की एंट्री करा दी गई। जो बात आप कह रहे थे कि सब इनके इशारे पर हो रहा है, अब तो इनके साथ ही हो रहा है। इशारे पर क्या हो रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा ही हो रहा है। क्या कहेंगे आप? अब हमारे कहने लायक कुछ बचा है? आपने इतनी सनसनीखेज और इतनी निष्पक्ष रिपोर्ट अभी हमारे सामने रखी है, इस पे बहस और हमारे कमेंट की तो गुंजाइश ही नहीं बची है। हम खुद हतप्रभ हैं इसको देख के, और ये हमारी प्रामाणिकता और हमारी सच्चाई के दावों को आपकी रिपोर्ट जो है सच साबित करती है। देखिए सर, क्या है कि देश में यदि कोई राजनीतिक प्रक्रिया हो रही होती तो उसमें एक जवाबदेही और संवेदनशीलता होती है। जब एक सनकी तानाशाह देश पे काबिज हो जाए तब यही सब आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले भी हमने ये सनक भरे निर्णयों को लेकर भारत के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे हम वतनों को जान देते हुए देखा है। आप चाहें वो कोरोना में मजदूरों की जान देख लीजिए, आप नोटबंदी के दौरान 150-200 लोग जो बेमतलब में नाहक मारे गए। कहा गया था कि आतंकवाद रुकेगा, काला धन निकल के आएगा, पूरा का पूरा नोट वापस आ गया और आतंकवाद आपके सामने दिख ही रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे पता चलता है कि हमारे देश में राजनीति नहीं, अब तानाशाही हावी है। और यही हम बार बार कहते हैं कि हमको संविधान बचाना है, हमको इस देश को बचाना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इस बात को समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। उन्हीं की भाषा और उन्हीं का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। भाजपा कोई भी जो इस तरीके का उपक्रम जब लेके आती है तो उसके पीछे मंशा सिर्फ वही नहीं होती है जो उसको नाम दिया गया है। एसआईआर सिर्फ इसलिए लागू करवाया गया है कि जो देश के जो सवाल हैं वो सतह पर ना आ जाएं। आपके ही चैनल पे कल था कि जो किसान हैं वो प्याज सड़क पे फेंक रहे हैं, जो मक्का है वो नदी में फेंक रहे हैं, ये सवाल उठ के ना आ जाएं, इसलिए इस देश को 3-4 महीने के लिए उलझा दिया गया है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो 4 लेबर कानून आए हैं
वो चार्ज लेबर कानून बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी मजदूर संघ के, मजदूर ऑर्गेनाइजेशन के, संगठनों से चर्चा किए बने आ गए हैं। तो तानाशाह क्या करता है, एक तरफ तमाशा खड़ा करता है और दूसरी तरफ जो है अपने पूंजीपति मित्रों को, अपनी विफलता को, अपने भ्रष्टाचार को छुपा लेता है। तो ये जो SIR है, आपकी रिपोर्ट वो चीखता हुआ सबूत है जो ये बता रहा है कि SIR सिर्फ SIR के लिए नहीं आया, शुद्धिकरण के लिए नहीं आया है। SIR सिर्फ इसलिए आया है कि सनकी तानाशाह के सारे ऐब जो हैं छुप जाएं। यहां लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए, तमाम बातें हो रही हैं, होने दीजिए, किसको परवाह है, किसको फर्क है। हम कह रहे थे कि अब जनादेश नहीं आ रहा है, अब ज्ञानादेश आ रहा है। हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप एक एक ततैया के पीछे दौड़ना छोड़िए। जब तक ये ततैया के छाते में आप आग नहीं लगाएंगे तब तक कोई हल नहीं है। जब तक ज्ञानेश कुमार जैसा आदमी वहां बैठा है तब तक SIR के पीछे हम लोग कितना भी घूम लें, शुद्धिकरण होने वाली नहीं है। मैं आपको और बात बताता हूं, हम चलिए हम भी पीछे पीछे घूम लें। आखिरी बात सर, हम पीछे पीछे घूम लें, हम उसमें शुद्धिकरण करवा लें, वोटरों के नाम जुड़वा लें, तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर लें, लेकिन जिस दिन अंतिम सूची का प्रकाशन होगा ये बदमाशी उसमें कर देंगे, फिर तो दावे आपत्ति स्वीकार नहीं है। तो ये मारामारी किस लिए है जब आपको करना वो ही है। आपको पता है कि कितने वोटर घटाने, कितने जोड़ने हैं, ठीक है, प्लानिंग है। तो ये सनकी तानाशाह को देश भोग रहा है। जी सर, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये कहते हैं ना कि भाई हेरा फेरी अगर कोई करता है तो छोटी मोटी करता है, आप इसे कहेंगे छोटी सी गलती, पर ये तो कहते हैं ना कि भाई हम लोग तो एक चावल देख के समझते हैं, या तो 50 चावल जिसको पकड़ ले रहे हैं उसी में गड़बड़ निकल रही है। और एक कांग्रेस का आरोप वाली बात तो अपनी जगह है, पर ये जो BLO की इतनी मौत हो रही है, ऐसी क्या जल्दी है? कौन सा युद्ध हो जाएगा सर 1 महीने बाद, या कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी, चुनाव हो जाएगा? ये 6 BLO एक प्रदेश में मर गए, उत्तर प्रदेश, बिहार की अगर बात करूं तो वहां कई, अब तक सैकड़ों लोग जान दे चुके हैं। ऐसा क्या क्या करने जा रहे हो 1 महीने के अंदर ही, कि 1 महीने में ही सारा कर लेना हो? करना है तो उतने संसाधन दे दीजिए उन्हें। ऐप चल नहीं रहा है, वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती, जो टैबलेट दिए हैं वो ढंग से काम नहीं करते, नेटवर्क मिलता नहीं है, 1 महीने में कर लाओ साहब। बोल लो अभिलाष जी, में आप ही बोलेंगे सर। जी धन्यवाद। मेरा निवेदन ये है अभिलाष जी कि आपका बड़ा जिम्मेदार और लोकप्रिय चैनल है, सब लोग देखते हैं, आपके पाठकगण आपकी विश्वसनीयता आपको स्वीकार भी करते हैं, और अगर गलत मैसेज और गलत संदेश और गलत जानकारी चली जाएगी तो चैनल के ऊपर अविश्वसनीयता भी आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि SIR की समय सीमा 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक है, 1 महीने की। मेरी बात आने दीजिएगा। 1 महीने में एक BLO को 1000 से 1200 वोटर से मिलने का टास्क दिया गया है। अगर मान ले कि एक परिवार में 3 से 4 वोटर हैं तो एक BLO को एक परिवार में 1000 वोटर पर 4 यानी कि 250 परिवार से मिलने का टास्क दिया गया। अभिलाष जी, अब 250 को अगर अपन 30 दिन में भाग देंगे तो कुल 250 इंटू 30 दिन 8 से 9 परिवार प्रतिदिन होंगे इनके पास। एक परिवार के साथ बिताया गया एवरेज समय 30 मिनट का रहेगा एक BLO के पास, जो 4 से 5 घंटे होता है, और शासकीय नियमों के अंतर्गत 8 घंटे न्यूनतम कार्य अवधि होती है। जहां तक मौतों का सवाल है, हमें इस बात का दुख है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में कुछ लोग दिवंगत हुए हैं, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और वैसे भी देखिए, कुल मिलाकर के अभिलाष जी, मैं इस विषय पे भी आऊंगा, जिस विषय को सनसनीखेज बता दिया। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत जल्दी ट्विटर पे आ जाते हैं, इतनी जल्दी ट्विटर पर आ जाते हैं, इतनी जल्दी एक्स पर आ जाते हैं कि वो आगे देखते ना पीछे। ये जो आदेश जारी हुआ है अभिलाष जी, मैं आदेश को लेकर के बैठा हूं, 23/11 को आदेश क्रमांक 278 जारी हुआ है। 24 घंटे में वे 3 नाम जो गलती से जुड़ गए थे एग्जीक्यूटिव नहीं हुए हैं। जिन लोगों के नाम थे उन लोगों तक सूचना भी नहीं गई है और वो इस कार्य में लगे भी नहीं है। आपको भी गलत जानकारी देने की पता नहीं कितना ये इन्होंने भ्रमण कर लिया होगा। 1 सेकंड भी ये लोग मतदाताओं के पास नहीं गए। जिला प्रशासन को जैसे ही संज्ञान में आए कि नाम 3 गलत जुड़ गए हैं, 56 नाम थे अभिलाष जी, इन 56 नाम में से 3 नामों को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने डिलीट कर दी है, और SDM को भी कलेक्टर ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब जीतू पटवारी जी निराधार आरोप लगा करके शुरू से पूरी कांग्रेस, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, SIR के खिलाफ निरंतर अभिलाष जी, निरंतर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। गलती हो जाती तो मेरा नाम जुड़ जाता, हेमंत गुप्ता जी का नाम जुड़ जाता, एक आध कांग्रेस का कार्यकर्ता जोड़ देते। ये गलतियां भी बड़ी आपकी हसीन होती हैं। वो गलती भी ऐसी करते हैं ना, आपकी मोहब्बत हो जाए आपसे। मतलब BJP के नेता ही मिले नाम जोड़ने के लिए गलती से।
ना वो शासकीय कर्मचारी, ना वो अर्धशासकीय कर्मचारी, कैसे जोड़ कैसे लिया सर? वो लिस्ट कैसे क्लब हो गई, मुझे बताइए। वो चुनाव आयोग के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिस्ट पहुंचे कैसी? पहले तो ये बताइए, आपके मंडल अधिकारी, पूर्व मंडल अधिकारी। मैं बताऊंगा ना, अरे मैं बताऊंगा ना, आपने प्रश्न कर लिया, मैं बताऊंगा, जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा। बताइए। प्रस्फुटन समिति और जन अभियान परिषद में कभी किसी समय ये लोग सदस्य हुआ करते थे। हाँ। और उस पूरे निर्वाचन में हाँ। इन लोगों की मदद ली जा रही है। लेकिन आज वो वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए, अब आप कह रहे हैं कि पहले भी इनकी मदद ली जाती रही है। अब आप फिर गड़बड़ बात कर रहे हैं कि पहले भी इनकी मदद ली है। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। कभी इनकी मदद नहीं ली गई है। और देखिए, निर्वाचन में अगर गलत नाम जुड़ गए हैं तो उनको कार्ड भी दिया गया है। समिति के नाम जब समिति से मांगे गए, जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक्सेप्ट किया, और जब शिकायत हुई तो तत्काल बाहर कर दिया। देखिए, एग्जीक्यूटिव में मैं फिर कहना चाहता हूं अभिलाष जी, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक सेकंड भी। आप एक मिनट यशपाल जी, एक मिनट यशपाल जी, एक मिनट। अभी आपने कहा कि पहले इनकी मदद ली जाती रही है, यानी कि पिछले चुनावों में काम किया। नहीं, ये किसी समय में प्रस्फुटन समिति के सदस्य हुआ करते होंगे। हाँ। ये जन अभियान परिषद के सदस्य हुआ करते होंगे। हाँ। इन्होंने निर्वाचन का काम नहीं किया है। अच्छा, आज यदि भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं। एक मिनट, ना यशपाल जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो किसी जिला योजना समिति के सदस्यों, किसी के, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं निर्वाचन शाखा में इनके नामों की लिस्ट कहां से पहुंची? वो तो वही लोग जुड़ते हैं ना उसमें, जिसमें निर्वाचन में काम में लगे होते हैं। मैं बता रहा हूं ना, आप भी कांग्रेस की तरह कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके चैनल ने कैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया? आपके चैनल को तो पड़ताल करनी थी कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आपने भी ट्वीट के आधार पर डिबेट का विषय बना दिया। नहीं, मैंने ट्वीट ना यशपाल जी, लेट मी क्लियर दिस। जब कलेक्टर ने कहा कि हमसे गलती हुई, जब कलेक्टर ने कहा कि हमने स्पष्टीकरण मांगा है, तब ये डिबेट बना है। ना मेरी बात को सुनिए। गलती कलेक्टर ने स्वीकार कर ली, लेकिन क्या कहना है? इन तीनों लोगों ने जो गलतफहमी हुई है, उस गलतफहमी को बाहर कर दिया गया। और इन तीनों लोगों ने एक सेकंड भी निर्वाचन का काम नहीं किया। सर, ठीक है, मैं इस बात को आपके एक्सेप्ट करता हूं कि एक सेकंड भी काम नहीं कर पाए। ये जीतू पटवारी जी लोग को जल्दी थोड़ा पता लग गया होगा शायद। हाँ, चलिए मैं हेमंत गुप्ता जी के पास आता हूं। हेमंत गुप्ता जी, आदेश उन तक पहुंचा ही नहीं अभिलाष जी, आदेश उन तक नहीं पहुंचा। और कांग्रेस तक पहुंच गया। थोड़ा संभालिए अपने चुनाव आयोग के लोगों को, मतलब जिनकी ड्यूटी लगाई उन तक नहीं पहुंच रहा है। भारत निर्वाचन अलग है। मतलब हेमंत जी, आदेश आया, जिनकी ड्यूटी लगी उन तक नहीं पहुंचा। जीतू पटवारी को पहले भेज दिया इन्होंने, और फिर कांग्रेस कहती है कि चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग हैं। ये तो फिर कांग्रेस के अंदर अच्छी सेंधमारी हो गई है। कांग्रेस तो पूरे देश में एसआईआर का विरोध कर रही है, तो ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं यशपाल जी, मैं तो आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई जिनकी ड्यूटी लगी उन तक तो पहुंचा नहीं। ये जीतू पटवारी तक आदेश पहुंच गया, इसका मतलब है कांग्रेस ने भी सेंधमारी कर ली है क्या चुनाव आयोग के अंदर? हेमंत गुप्ता जी, नहीं, कांग्रेस समझ ही नहीं पाई और आपके चैनल को विषय दे दिया। मुझे इस बात का दुख है। चलिए ठीक है, हाँ बताइए हेमंत गुप्ता जी। देखिए, दरअसल क्या होता है कि कांग्रेस जो है मुद्दा बनाना चाहती है किसी भी चीज को। ठीक है, बना रहे वो मुद्दा। असल बात क्या है कि जो घुसपैठिए आए हैं देश में, या जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, या जिनके नाम पर कई जगह वोट बैंक बने हुए हैं, या मतदाता केंद्र में कई जगह नाम जुड़े हुए हैं, इन सबको जो हटाया जा रहा है, तो एक बहाना चाहिए कि पूरे देश में हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि बहुत लोगों की मृत्यु हो, देश भर में ऐसे भी 19 दिन में जो 6 राज्यों में 16 बीएलओ का मृत्यु दिखाया जा रहा है, ये हो सकता है। लेकिन इसका ये कारण नहीं कि पूरा एसआईआर सिस्टम ही गलत है या वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब सवाल ये उठता है कि कई धमकियां मिल रही किसी को, कई जगह किसी को बीएलओ के नाम जोड़े गए हैं, जिसको कहते हैं कि वो मंडल है, कभी कहते हैं ऐसा अध्यक्ष हो सकता है। पार्टी कोई, हर व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई हो, मतदाता किसी न किसी का तो होता ही है, किसी न किसी पार्टी का फेवरेट तो होता ही है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाहता क्या है। तो वो जो व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है उससे एक एफिडेविट लिया जा सकता है, कानून की प्रक्रिया में उसे पूछा जा सकता है कि क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं। अगर वो बोलता है कि हाँ पार्टी से जुड़े हैं, तो वो पॉलिटिकली, देखिए सर्विस में कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर काम नहीं कर सकता, तो उसको सर्विस से पच्युत किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ब्लेम डालते हैं कि भाई ऐसा हुआ और उसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, एविडेंस के नाम पर डीएम ने कहा कि नहीं हम इसका इंक्वायरी करवाएंगे, आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी भी नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं मिली, और आप क्लेम करना शुरू कर दिए जीतू पटवारी की नहीं,
उसमें बीजेपी का नाम था, तो ये अपने आप में ना हेमंत जी, बीजेपी का कार्यकर्ताओं का नाम था, ये स्वीकारा गया, उनके तीनों के नाम हटाए गए, एसडीएम से शो कॉज देकर के स्पष्टीकरण मांग लिया गया कि ऐसा कैसे हो गई गलती। मैं वही कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ कि अगर बीजेपी का नाम है तो वो शो कॉज कर करके उनसे एफिडेविट लिया जाएगा। हाँ, और उसको करने टर्मिनेट किया जाएगा ना। तो हेमंत जी एक बात बताइए, जब कोई आदमी किसी प्रक्रिया पर पूरे देश में सवाल उठाए जा रहे हैं, उस वक्त यह गलती भी है, मैं मान लेता हूं मानवीय गलती भी है, तो इसमें बीजेपी के ही लीडर्स के नाम कैसे आते हैं सर? और फिर यह क्या चुनाव आयोग के अधिकारी भी इस चीज को इतनी संजीदगी से नहीं लेना है? इसका मतलब चलिए आज तो यह गलती हुई है, कल को पता नहीं किसका नाम जोड़ लेंगे। पश्चिम बंगाल में हो सकता है टीएमसी के लोग जाकर के सूची बना रहे हो, क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से गलत तो गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी जी हैं, उनके मंत्री जो है सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा कि अगर लिस्ट में लोगों का नाम काटा गया तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने बड़े सख्त लफ्जों में कहा कि यह आग से खिलवाड़ करने जैसा होगा और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग काम रफ्तार के सवाल पर उन्होंने दावा किया कि 2,75,00,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वे लिस्ट में नहीं आए। सुन लीजिए, उन्होंने मांग की कि रोजाना 30 से 40 लाख फॉर्म निपटाया जाए, उनकी डिमांड है। सुन लीजिए, ना मैं आज टीएमसी में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया था हेमंत जी, ठीक है? मैं अभी मध्य प्रदेश पर रहता हूं फिक्स, मैं मध्य प्रदेश से ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या प्रेशर होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा घपला रह जाएगा। ये किस पर आरोप है? ये चुनाव आयोग पर है। तो चुनाव आयोग भी अंडर प्रेशर है। इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे देश में जो चुनाव आयोग एसआईआर करा, चुनाव आयोग अंडर प्रेशर है सर, चुनाव आयोग अंडर प्रेशर है। चलिए मैं बात करता हूं, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपके पास आऊं। उससे पहले मैं जरा वो कलेक्टर का बयान सुना देता हूं। थोड़ी गफलत इससे हो गई क्योंकि वो बयान मैंने एग्जैक्टली सुनाया नहीं, शायद हेमंत जी भी समझ पाए कि उसमें प्रशासन की सीधे तौर पर गलती है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो गलती इंटेंशनल है, डेलिब्रेट है, या कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई, वो है, वो चीज पर हम बहस कर सकते हैं, पर हुआ तो ब्लंडर है। सुनिए क्या कह रहे हैं कलेक्टर। जन अभियान परिषद को भी सरकारी लोगों की सूची देने के लिए कहा था। उसमें उन्होंने 47 लोगों की सूची दी। उसमें 3 लोग ऐसे पाए गए थे जो पहले पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी तो करंट में जुड़े नहीं है, लेकिन पहले पार्टी से जुड़े हुए थे, ऐसा संज्ञान में आया। लेकिन जो आदेश कल निकाला था उसके बाद त्रुटि सामने आई। वो आदेश कभी भी प्रभावशील नहीं हुआ, ना ही उन लोगों से कोई भी कार्य किया गया है और ना ही उस आदेश को प्रभावशील रखा गया है। उसको कल तुरंत कैंसिल कर दिया गया। जन अभियान परिषद को भी सरकारी लोगों की सूची देने के लिए कहा था। उसमें उन्होंने 47 लोगों की सूची दी। उसमें 3 लोग ऐसे पाए गए थे लिस्ट जो में पहले से ही नाम इनका जुड़ा हुआ था जब ये पार्टी से जुड़े हुए थे, ये भी स्पष्ट कर गए कलेक्टर साहब। चलिए अभी एक हो गई दीगर बात। विक्रम चौधरी जी, चलिए आपके हिस्से की बात कर ली, आपके फायदे की बात कर ली, अब प्रदेश और देश के हित की बात करता हूं सीधे तौर पर। चुनाव आयोग के किसी भी कार्यक्रम के दौरान अगर हम देखते हैं, चुनाव की ड्यूटी के दौरान अगर हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी की मौत होती है तो उसका बीमा होता है और ऐसे अफसोसनाक घटनाएं होती हैं। यह सवाल बहुत दीगर और बड़ा सवाल कर रहा हूं। एसआईआर करवाना है, इंटेंसिव रिवीजन, शुद्धिकरण, और वो कराना है उन्हीं बीएलओ से। अच्छा आईएएस क्या है, उन्होंने तय कर दिया एक महीने में कर दो। अरे भेज दीजिए 4 आईएएस को, करके दिखा दें। इन्हें क्या एसी कमरे में बैठ के लिखना तो है, एक महीने में करवाना है, इन्हें भेज दीजिए ना, साथ में एक कलेक्टर को भेजिए, समझ में आ जाएगा अभी कैसे होता है पूरा का पूरा। लेकिन डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मेरा सवाल यह है कि भाई एसआईआर पूरे देश में करा रहे हैं, 1 महीने के लिए आप अपने सारे जो एम्प्लॉय इसमें एनरोल हो रहे थे उन्हें आप बीमा उनका करा देते। परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की गारंटी अभी नहीं है, पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनका बीमा, इनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। स्थिति और नीति क्लियर होना चाहिए ना। क्या मंदिर का घंटा है कि हमारे कर्मचारी की अगर पोलियो की ड्रॉप पिलानी है तो लगा दीजिए, चुनाव आयोग की लिस्ट बनवानी है लगा दीजिए, चुनाव करवाना है लगा दीजिए। छत्तीसगढ़ में कुत्ते भगाने के लिए टीचर्स लगा दिए गए, उससे पहले शौच कौन कर रहा है खुले में, उसके लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। मजाक बनाकर रखा हुआ है कर्मचारियों का। पेंशन देनी नहीं है, पुरानी पेंशन, नई पेंशन लीजिए। तमाम तरह से कर्मचारियों के ऊपर बोझ, और उस पर तुर्रा यह कि अगर आप मर जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं आपको। बिल्कुल सर, आपने बहुत मार्मिक बात कही और इस पे मुझको बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। अब आप समझिए कि पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो ग्राम विस्फोरण समिति होती हैं वो किसी भी तरीके से
ना आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं, ना संविदा कर्मचारी होते हैं, और वो किसी भी तरीके से जो है सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं। अब यदि हम बात करें चुनाव आयोग की प्रक्रिया की, तो एक गोपनीय और एक बड़ी जिम्मेदार प्रक्रिया होती है, तो उनको तो कैसे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। कलेक्टर साहब ने मान लिया, आपके दोनों जो पक्षकार यहाँ बैठे हैं वो भी सुन लें। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, आप तो BLOs की बात कर रहे हैं, जो लोग सालों साल से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स वाले हों, चाहे वो संविदा वाले हों, और चाहे जो आंगनबाड़ी की हमारी सहायिका हों, चाहे कार्यकर्ता हों, इनको तो किसी भी तरीके का सरकारी कर्मचारी ना माना जाता है और ना किसी प्रकार की स्वीकृति दी जाती है। मुझे बताइए, तो पेरीफेरी में है, ये तो चारों तरफ परिधि पे चक्कर लगा रहे हैं, ना ही जमीन पे उतर पाते हैं, ना ही ये बाहर जा पाते हैं। भाई या तो इनको आप प्रमाणीकरण दीजिए कि आप इनको या तो चुनाव आयोग में ड्यूटी लगाते हैं तो किस हैसियत से लगाते हैं। ठीक है, आपने चुनाव आयोग में ड्यूटी लगाई तो आपने मान लिया सरकारी कर्मचारी हैं, तो जब सरकारी कर्मचारी मान लिया तो उनका जो हक है वो तो उनको दीजिए जो अभी आपने कहा। मैंने आपसे यही कहा कि अभी जो 4 आपके जो लेबर कानून पास हुए हैं उसमें भी यही विसंगतियां हैं, यदि हम कभी चर्चा करें तो। अब मैं आपसे ये कहता हूं, देश हित में कह रहा हूं, जनहित में कह रहा हूं और हमारे कर्मचारियों के हित में कह रहा हूं। हमने मान लिया कि हमने SIR प्रक्रिया को अन्यथा लिया, ठीक है, हम इससे सहमत नहीं है, यहां तक भी ठीक है। अब चूंकि ये चालू हो गई है तो अब हम उसमें विद्रोह तो कर नहीं रहे हैं, आप इसको रोल बैक भी नहीं कर रहे हो, तो हम इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि इतनी आपाधापी क्यों? भाई 45 दिन कर दीजिए, इसको धीरे धीरे चालू रखिए ना, मना किसने किया है? ठीक। गुप्ता जी ने एक बात कही घुसपैठियों की, सर एक लाइन और, घुसपैठियों की। अब मुझे बताइए कि बिहार में आपने कह दिया घुसपैठियां, बंगाल में कह दिया घुसपैठियां, मध्य प्रदेश में तो बता दो कि किस आधार पे कर रहे हो। यदि यहां भी घुसपैठियां तलाश रहे हो तो फिर भाजपा जवाब दे कि 22 साल हो गए आपकी सरकार है, 11 साल मोहन यादव की सरकार है। मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है जहां किसी दूसरे देश की सीमाएं नहीं लगती हैं, यहां घुसपैठी यदि आए हैं तो जवाबदेह कौन है? ठीक है जी, ठीक है। चलिए यशपाल जी, अब मेरा सवाल वही कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और दूसरा कि इसकी जरूरत क्या है, आप विक्रम जी का भी जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मुझे बताइए सर, 5-6 लोगों की मौत होती है, ड्यूटी के दौरान होती है, मैं कहता हूं किसी भी वजह से होती है ड्यूटी के दौरान। सर एक तो हम वैसे ही उन्हें सरकारी नौकरी पे मानते नहीं है, लेकिन काम हम पूरा कहते ना कि काम जितना लेना ले लो, पैसे मत दो, दाम मत दो, काम लो दाम मत दो। चलिए वो भी मान लिया भाई, बेरोजगारी आदमी करेगा, आउटसोर्स पे भी करेगा और घंटों पे आप बोलेंगे एक दिन के लिए काम पर आओ, उस पर भी करेगा। पर सब जब सरकार की नौकरी कर रहा है चुनाव आयोग की, कम से कम उसे कुछ प्रावधान तो दे दीजिए, उसका बीमा करा दीजिए 1-2 करोड़ रुपए का। ग्रुप बीमा, जो कम्युनिटी बीमा होता है या कॉर्पोरेट बीमा होता है, वो तो सस्ता हो जाता है, जैसे चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में कराता है। चुनाव आयोग से आप मांग करेंगे क्या, या राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई निवेदन करेगी क्या? दूसरा, उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिजन परेशान हो रहे हैं, उनका एक ऐलान ही कर दीजिए कम से कम कि भाई चुनाव में SIR की ड्यूटी के दौरान अगर किसी का निधन होता है तो राज्य सरकार उसको ये सुविधाएं देगी। अभिलाष जी, पूरे आज की डिबेट में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर प्रश्न आपका संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हुआ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरे डिबेट में एक मार्मिक जो चीज सामने लाने की कोशिश करी है। आपकी बात से मैं भी सहमत हूं जी, और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि जो कर्मचारी निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान लगे हुए हैं उनको निश्चित रूप से अनुकंपा नियुक्ति तो मिलना ही चाहिए, मिलेगी ही, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में तो अभिलाष जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी अगर डेथ हो जाती है तो उनके परिजनों को हमने, वे स्थायी कर्मचारी नहीं है, तब भी हमने उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी है। दूसरा, मैं पीछे थोड़ा सा ले जाऊंगा, जब इलेक्शन के काम में अभिलाष जी लोग लगते हैं, अधिकारी कर्मचारी जो पोलिंग पार्टी जिनको बोलते हैं, मतदान कराने के लिए, मतगणना, इस दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उनको भी अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, उनका बीमा भी होता है, उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि जब मैं चौथा चुनाव मंदसौर से लड़ा था, तब मंदसौर में पोलिंग पार्टी में किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सरकार के द्वारा या प्रशासन शासन के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि परिजनों को प्रदत्त की गई थी और अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई थी। आपका यह सवाल जो आया है, वास्तव में इस वाले मामले में सरकार को भी, प्रशासन को भी और निर्वाचन आयोग को भी ध्यान देना ही चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति का भी सवाल है और बीमे का भी सवाल है, या यूं कहें कि कंपनसेशन भी परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए। आपकी इस पूरी डिबेट में इस बात से सहमत हूं।
ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मेरी ये मांग क्या आपको जायज लगती है और इसको क्या केंद्रीय चुनाव आयोग को अटमोस्ट प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से मौतों का आंकड़ा आ रहा है और ये बात हम बीजेपी कांग्रेस की कर ही नहीं रहे। हम तो ये कर रहे हैं भाई, मेरे काम करते हुए सर एक प्राइवेट मेंबर भी अगर किसी के घर में जाता है करंट लगने से या उसके प्लम्बर की गिरने से मौत होती है, ही हैज टू पे कंपनसेशन। कोर्ट कहता है आपकी सर्विस कर रहा था साहब, आप दीजिए, उसकी गलती नहीं है, सीढ़ियों से फिसल के उसकी डेथ हो गई। यहां तो सरकार काम करा रही है सर, तो होना चाहिए कि नहीं सरकार क्या चुनाव आयोग को जवाब दे? बिल्कुल होना चाहिए और ये नियम यही कहता है क्योंकि वो भारतीय सिटीजन है। और ये अलग बात है कि वो कर्मचारी जैसे अगर आप उसको हायर करते काम पर अगर आप लगाते तो नियम उस पर वही लागू होता है। सिर्फ एक पेंशन योजना छोड़ करके बाकी सभी नियम उस पर लागू हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, किसी भी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति अधिनियम है 1923 का, वो लागू हो जाता है। मतलब पीपीएस जिसको कहते हैं पेंशन अधिनियम जो है जो 1972 का, वो उस पर लागू नहीं होता क्योंकि उसके लिए 10 साल काम करने पड़ते हैं आपको। लेकिन आपको मृत्यु प्रदान जो है वो मिलेगा पारिवारिक पेंशन के रूप में, सरकार उसको फिक्स करेगी, जैसे कई योजनाएं आजकल चल रही हैं। सेवाकालीन जो लाभ काम किया वो भी लाभ उनको मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर उसको नौकरी भी दी जा सकती है। सामान्य भविष्य निधि तो उसका फिक्स नहीं हुआ इसलिए उसको मिलेगा नहीं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना उसको मिलेगा नहीं, लेकिन जो अभी आपने क्लेम किया कि उसके बीमा होने चाहिए 2 करोड़ का, तो ये 2 करोड़ नहीं 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि जब आप जोखिम भरे काम पे लगा रहे हैं, मैंने अभी कहा, एक भाई साहब ने कहा कि घुसपैठी की बात, मैं घुसपैठी सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, अयर पूरे कंट्री को हो रही है और चुनाव आयोग पूरे कंट्री को देखता है, तो स्टेट को दिक्कत नजर नहीं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अनुकंपा के आधार पर वो जरूरी है मिलना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि यदि आप अपने काम पे उसको लगाते हैं तो सरकार उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती है और ये सरकारी काम है, तो ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर एक पेच ये तकनीकी फंसेगा, मैं बता दूं, हैं सरकारी कर्मचारी पर चुनाव आयोग चूंकि सरकार के अधीन नहीं है और वो इस वक्त चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, तो वो होता है ना जैसे 2 पुलिस कहती है कि भाई तेरा मामला तू देख, मेरा मामला मैं देखता हूं, वो ना हो जाए, यहां परिजन परेशान ना हो जाएं। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो अभी आयोग के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए जब भी कर्मचारी काम करते हैं, चुनाव आयोग उनके लिए बीमा करा करके रखता है। यह व्यवस्था इन लोगों के लिए होना चाहिए। हम बहुत संवेदनशीलता से यशपाल जी ने हमारी बात को सुना है, विक्रम जी ने बात सुनी है, हेमंत जी ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि यशपाल जी के जरिए यह आवाज सरकार और चुनाव आयोग तक पहुंचेगी। न्यूज 24 वादा करता है कि अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों के हित में और पूरे देश के कर्मचारियों के हित में चुनाव आयोग तक ये बात हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते हैं कि वो कब जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर निर्णय लेता है। दूसरी तरफ बात बीजेपी के नेताओं को बीएलओ के सहायक बनाने की, तो उस पर तो अब चुनाव आयोग को सोचना होगा कि पारदर्शिता लाने के लिए आप जो काम करने जा रहे हैं उस प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।